अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने 11th क्लास बायोलॉजी के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जिस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं वो चैप्टर आपके ज़ूलॉजी के सेक्शन से लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी इस बायोलॉजी की बुक से दो पेपर बनते हैं, एक ज़ूलॉजी और एक बॉटनी। नाउ कुछ चैप्टर्स इस बुक से ज़ूलॉजी के हैं और कुछ चैप्टर बॉटनी के हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, वो आपके ज़ूलॉजी के पेपर्स में आएंगे। हम बात कर रहे हैं आपके पहले चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। ये चैप्टर ज़ूलॉजी का हिस्सा है, यानी इस चैप्टर से ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस बनेंगे। सो आपकी इस बुक में जो एक्सरसाइजेस क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी जो हर चैप्टर के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, वही एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन तमाम एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर का नाम लिखते हैं। हमारा चैप्टर है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1। सो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं स्टूडेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और मजीद कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, यानी जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नाउ अगर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर आए, जो कि आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है। नाउ आपकी इस चैप्टर में टोटल 10 एमसीक्यूज दिए गए हैं। इसके अलावा साथ ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और डिटेल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर हम मेरी फर्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, सो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मार्क्स को बढ़ाने में। किस तरीके से? सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें एमसीक्यूज से आप अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि उसमें ना ही आपको कुछ रट्टा लगाने की जरूरत पड़ती है, ना ही ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आपने अच्छे से एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया और समझ लिया तो पेपर में नंबर्स लेना आसान हो जाएगा। अगर हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को देखें, मेरी फर्स्ट आपकी बुक ये वाली है, बुक चेंज नहीं हुई है। अगर बुक चेंज होती है तो इंशाल्लाह आपको फौरन ही बता दिया जाएगा। नाउ इसके अलावा अभी तक तो कोई ऐसी नोटिफिकेशन या डिटेल नहीं मिली कि आपकी बुक चेंज होगी या नहीं होगी, क्योंकि इस बुक को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये बुक जस्ट इसी ईयर आई थी जो अभी पेपर गुजरा है, तो आपको इस बुक से पिछले 2 साल के पेपर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। नाउ अब हम वन बाय वन इस एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास बुक है तो लाजमन बुक को अपने सामने ओपन कर लें, ताकि आप साथ ही साथ मार्क करते जाएं, उसको टिक आउट करते जाएं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोशिश करें कि आप साथ ही एक नोटबुक रख लें, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से नोट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट। अब हम पहला एमसीक्यूज समझते हैं। आपके इस चैप्टर में जो पहला एमसीक्यूज दिया गया है उसमें लिखा है द slight negative charge at one end of one water molecule attract to the slight negative charge positive charge of another। यानी एक नेगेटिव चार्ज जो कि एक वाटर मॉलिक्यूल के आखिर में है, वो एक दूसरे चार्ज को जो कि अपोजिट चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा। व्हाट इज द अट्रैक्शन कॉल्ड? इस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? ठीक है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी में लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी में लिखा है आयोनिक बॉन्ड एंड ऑप्शन डी में लिखा है हाइड्रोफिलिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट, अगर हम दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड को डिस्कस करें या इसकी अट्रैक्शन को डिस्कस करें, तो हमारे पास
एक ही ऐसी बॉन्ड है जो काफी मजबूत है, जो दो अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्ट करती है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले एमसीक्यूज का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, और वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो जब भी कोई वाटर मॉलिक्यूल हो या कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो, उसमें दो अपोजिट चार्ज का जिक्र हो, यानी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, जब वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। एमसीक्यूज पर लिखा है टेंडेंसी ऑफ वाटर टू परकेज ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट कॉल्ड। अब जब एक वाटर जिसकी टेंडेंसी ऐसी है कि अगर हम उसमें कोई ऑयल का ड्रॉप डालते हैं, ऑयल का कतरा डालते हैं, तो वो ड्रॉपलेट एक जगह जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस एक्टिविटी को हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक फोर्स, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हाइड्रोफिलिक एक्सक्लूजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेसिकली जब हम वाटर के अंदर ऑयल ड्रॉप डालते हैं तो वो ऑयल एक जगह सेपरेट हो जाता है ड्रॉपलेट बना के, यानी छोटे छोटे ड्रॉप एक जगह हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं साइड में। तो ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास वाटर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। किससे हाइड्रोफोबिक होता है, ऑयल ड्रॉप से। यानी जो वाटर होता है वो ऑयल रिपल्जन, यानी ऑयल को दूर करता है खुद से। ठीक है, यानी लाइक और डिसलाइक वाला फॉर्मूला। ठीक है, पोलर पोलर के साथ, नॉन पोलर के साथ। तो चूंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक पोलर है, तो वो क्या करता है, ऑयल ड्रॉप से पीछे होता है, ऑयल ड्रॉप को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 2 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, और वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं थर्ड एमसीक्यूज की। लिखा है द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड। जब दो मोनोसेक्राइड के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगी तो उसे हम क्या कहेंगे। मोनोसेक्राइड क्या होता है, बेसिकली एक सिंपल शुगर जो हमारे पास होता है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, उसे हम मोनोसेक्राइड कहते हैं, यानी कि जो एक कार्बन को कंटेन करता है। तो जब दो मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर आपस में मिलेंगे तो उनके दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड का क्या नाम है, उस बॉन्ड को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड, इसके साथ ही ईस्टर बॉन्ड, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जब मोनोसेक्राइड के दरमियान में कोई बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड, तो उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे सिंपल शुगर की बात हो रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है सॉरी, उसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब चौथे एमसीक्यूज की बात करते हैं। लिखा है मोस्ट अबेंडेड कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। ऐसा कौन सा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, या आप कह लो ऐसा कौन सा जो मोस्ट अबेंडेड है। तो यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट के नाम लिखे हैं, जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, ग्लाइकोजिन और सेल्यूलोज। ग्लूकोज, माल्टोज और ग्लाइकोजिन तो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, और ये मोस्ट अबेंडेड तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली मोस्ट अबेंडेड कार्बोहाइड्रेट है दैट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, और सेल्यूलोज भी एक तरीका का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सही, तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, और वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सेल्यूलोज। ठीक है, वो हमारे पास है सेल्यूलोज। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की। लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द
cell which carry out vital role या virtual all of the cell activity। वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि तमाम सेल की एक्टिविटी को जो है वो क्या करता है, संभाल रहा होता है या कैरी कर रहा होता है। तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम है, जैसे न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट है जो तमाम सेल एक्टिविटीज को क्या कर रहा होता है, संभाल रहा होता है। तो जो नंबर 5th एमसीक्यूज है उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए, दैट इज प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन एक वर्चुअली क्या करता है, सेल एक्टिविटीज को संभाल रहा होता है, तमाम सेल एक्टिविटीज को। नाउ नंबर 6 एमसीक्यूज में लिखा है ऑल अमीनो एसिड हैव सम फॉर्मूला एक्सेप्ट। अमीनो एसिड के पास उसका अपना कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में ये सारी चीजें होती हैं एक्सेप्ट एक चीज के। लिखा है अल्फा कार्बन, हाइड्रोक्सिल कार्बन और इमाइनो कार्बन। तो अमीनो एसिड के फॉर्मूले में ये तीनों चीजें होती हैं सिवाय रेडिकल ग्रुप के। ठीक है, अमीनो एसिड का जो अपना फॉर्मूला है उनमें ये तीनों चीजें तो होती हैं, उसका अल्फा कार्बन भी होता है, हाइड्रोक्सिल कार्बन भी होता है, लेकिन उसमें कोई रेडिकल ग्रुप नहीं होता। ठीक है, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इम्पोर्टेंट है, उसको बनाना सीखिएगा। जब आप उसको बनाओगे तो आप उसमें देखोगे उसमें कोई रेडिकल ग्रुप नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज सी, ऑप्शन सी, और वो हमारे पास क्या है, रेडिकल ग्रुप। सही है, याद रहेगा कि अमीनो एसिड में क्या होता है स्टूडेंट, सारी चीजें होंगी, सारी चीजें आपको उसके स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगी, लेकिन रेडिकल ग्रुप उसमें नहीं होगा। सही, अब हम नंबर 7 एमसीक्यूज को देखते हैं। लिखा है ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड ऑफ 3 कार्बन एटम कॉल्ड। अब जब ट्राईहाइड्रोक्सी जो है वो एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर है और वो बनता है 3 कार्बन के एटम से, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में लिखा है ग्लूकोज, बी में लिखा है ग्लाइसरोल, माल्टोज और राइबोज। ग्लूकोज और माल्टोज तो कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे पास अल्कोहल नहीं है। जो साथ ही इसका स्ट्रक्चर है दैट इज ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, तो ये हमारे पास 3 कार्बन एटम से मिलके बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल क्या होता है बेसिकली, जो फैटी एसिड में भी आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये 3 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। सही, तो ये हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है 3 कार्बन से मिलके बना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, और वो हमारे पास क्या है बेसिकली, ग्लाइसरोल। ठीक है, ग्लाइसरोल। हाँ, एमसीक्यूज नंबर 8 पे आ जाओ। लिखा है लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड मेड अप ऑफ आइसोप्रोनाइड यूनिट कॉल्ड। जो एक लार्ज और इंपॉर्टेंट क्लास है लिपिड की, यानी लिपिड की टाइप है जो कि आइसोप्रोनाइड यूनिट से मिलके बनती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा है फोस्फोलिपिड, बी में लिखा है टर्पिनॉइड, सी में लिखा है वैक्सिस और डी में लिखा है इसाइल ग्लाइसोल। तो जैसा कि आपको पता है जो आइसोप्रोनाइड यूनिट होते हैं उनसे मिलके जो हमारे पास क्लास और टाइप बन रही होती है लिपिड की दैट इज टर्पेनॉइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, टर्पेनॉइड। सही है, तो ये आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जो आइसोप्रोनाइड यूनिट से मिलके बनता है दैट इज टर्पेनॉइड्स। सही है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 9 में लिखा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर नीडेड टू कंप्लीट इट हाइड्रोग्लाइज अ पॉलीमर दैट इज 21 मोनोमर्स लॉन्ग। ये कह रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी एक हाइड्रोलाइज पॉलीमर को बनाने में जो कि 21 मोनोमर से लॉन्ग हो। तो टोटल हमारे पास जो है वो 20 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होगी ताकि एक हाइड्रोलाइज पॉलीमर को बनाए, क्योंकि इसमें जो मोनोमर की तादाद होगी वो ज्यादा होगी। तो मोनोमर यहाँ पे कितने 21 है, तो जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होगा वो कितना लगेगा, 20 लगेगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है करेक्ट है, दैट इज 20। सही, हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि हमें ज्यादा की नीड होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइज पॉलीमर बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल की नीड होगी, 20 की। सही है, नाउ लास्ट और 10th एमसीक्यूज है दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रूथ ऑफ बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ट्रूथ है? किसके लिए? स्टार्च के लिए और सेल्यूलोज के लिए। स्टार्च और सेल्यूलोज ये दोनों सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सही है, यानी आप कह लो पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। तो इनके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट लिखा है दे आर बोथ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। दूसरा लिखा है दे आर जियोमेट्रिक आइसोमर ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स तो ये बिल्कुल भी नहीं है। दे कैन बोथ बाय डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। दे आर बोथ यूज फॉर एनर्जी। नहीं, ये प्लांट में हमारे पास बेसिकली सेल्यूलोज होता है, स्टार्च भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें डाइजेस्ट की तो इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता इन ह्यूमन में, सेल्यूलोज तो होता ही नहीं है ना। इसके अलावा ऑप्शन ए जो है दे आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ये दोनों के लिए करेक्ट है, स्टार्च के लिए भी और सेल्यूलोज के लिए भी, कि स्टार्च और सेल्यूलोज ये दोनों हमारे पास पॉलीमर हैं, किसके? ग्लूकोज के, सही है। तो जो ऑप्शन ए है हमारे पास वो करेक्ट है नंबर 10 एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, कि ये दोनों क्या है? वेरी फर्स्ट, क्या हमारे पास पॉलीमर्स है। किसका पॉलीमर है भाई? ग्लूकोज का, सही है। तो ये वेरी फर्स्ट पॉलीमर्स हैं दोनों और ग्लूकोज के, मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे कंप्लीट लिखोगे, ठीक है। दे आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों पॉलीमर्स हैं किसके? ग्लूकोज के। तो ये हमारे पास था स्टूडेंट टोटल 10 एमसीक्यूज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब हम बात करते हैं अपने इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। नाउ स्टूडेंट, अब हम इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें अपने इस क्वेश्चन आंसर की, तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको एमए इंग्लिश सेंटर के बायोलॉजी के नोट से सॉल्व करवाऊंगी। यानी ये जो नोट्स है ये आपकी कंप्लीट बुक को देखते हुए बनाया गया है। इस नोट्स को मैंने खुद बनाया है और इसमें आपके लिए सारी चीजें डिटेल से शामिल की है। जैसे बुक को सबसे पहले समराइज तरीके से मैंने चैप्टर वाइज शामिल किया है, यानी आपको हर चैप्टर का कॉन्साइज लेक्चर नोट्स में आएंगे। इसके अलावा इस नोट्स में आपको डायग्राम्स मिल जाएंगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, डिटेल और शॉर्ट क्वेश्चन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है, ना ही कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा और ना ही बहुत ज्यादा छोटा। जितना आपका सूटेबल आंसर बनता है क्वेश्चन के लिहाज से उतना ही लिखा गया है। तो अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, और अगर आप ग्रुप में ऐड हो तो आई होप आपको अब तक तमाम मटेरियल मिल चुके होंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम अपने एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आई मीन समझते हैं, सही। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने बुक के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स को, सही है। जितने भी आपको इस बुक में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए उन तमाम को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो लिखा है व्हाई वाटर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। अच्छा, ये सवाल रीजनिंग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल काफी दफा पेपर में रिपीटेड पूछा जा चुका है। नाउ इस सवाल का आंसर क्या है? लिखा है वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर मॉलिक्यूल को एम्फोटेरिक कहा जाता है ड्यू टू आयनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। नाउ वाटर के अंदर चूंकि एक आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि क्या करता है, वाटर को डिसएसोसिएट करता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन। एसिड इज अ सब्सटेंस that can donate hydrogen ion and base is a substance that can donate OH ion. That's why water molecule can act as both acid and base. Now सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्फोटेरिक क्या होता है, सही है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा गया है ना, वो क्या पूछा गया है? बेसिकली एम्फोटेरिक के बारे में पूछा गया है, सही है, कि भाई वाटर मॉलिक्यूल एम्फोटेरिक क्यों होता है। अब एम्फोटेरिक है क्या, इसको समझो। एम्फोटेरिक हम ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। बाज दफा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली या तो एसिड होते हैं यानी एसिडिक नेचर रखते हैं,
और कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली बेसिक नेचर रखते हैं। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को जो कि एसिडिक नेचर भी रखे और बेसिक नेचर भी रखे यानी बेस नेचर भी रखे, उसे एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब आपसे सवाल ये पूछा गया कि वाटर मॉलिक्यूल क्यों एम्फोटेरिक नेचर है, तो उसका आंसर ये है कि वाटर मॉलिक्यूल में चूंकि हाइड्रोजन आयन भी होते हैं और OH आयन भी होता है। वाटर मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला होता है? वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें आपको हाइड्रोजन, अगर इसको हम ब्रेक करें तो आपको एक हाइड्रोजन, साथ ही दो हाइड्रोजन मिलेंगे और एक आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। सही है। तो एक हमारे पास बन गया हाइड्रोजन आयन और एक हमारे पास बन गया OH आयन। सही है। तो चूंकि वाटर के फॉर्मूले के लिहाज से हाइड्रोजन आयन भी है और OH आयन भी है, तो ये बेसिकली एसिडिक बिहेव भी करता है और बेसिक बिहेव भी करता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक इन नेचर कहा जाता है। सही है स्टूडेंट। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है व्हाई आर अमीनो एसिड नेम सो। अमीनो एसिड का नेम किस तरीके से रखा गया, कैसे रखा गया? So an amino acid, the name come from the amine, amino and the carboxylic acid, carboxylic group. Amines are weak base, so the acidic protein of the name must come from the carboxylic acid. अब लिखा है यहाँ पे कि अमीनो एसिड, यानी जो आप अमीनो एसिड कह लो या अमाइनो एसिड कह लो, दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो जो हमारे पास अमीनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, यानी जिससे प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड बेसिकली मोनोमर है प्रोटीन का। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका नाम किस तरह रखा गया है। तो इसका नाम बेसिकली जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो अमीनो एसिड है यानी अमाइनो है, उससे मिलता जुलता मिला के रखा गया है इसका नाम। सही है। अब चूंकि जो अमाइंस है वो बेसिकली बेस, जो हमारे पास बेस होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो अमाइन क्या है? बेस वीक है। ठीक है, वीक बेस है। और हमारे पास जो प्रोटीन है वो क्या है? एसिड है। तो इसका जो नाम पड़ा वो कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ा है। ठीक है, बेस नहीं पड़ा है, क्योंकि बेस यहाँ पे क्या है? वीक है। और प्रोटीन क्या है हमारे पास? एसिडिक है। तो हमने यहाँ पे इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड रखा। सही है स्टूडेंट। तो अमीनो एसिड का नाम इसलिए अमीनो एसिड रखा गया, अमीनो बेस नहीं रखा गया। ठीक है, या अमाइनो बेस नहीं है, अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें जो कार्बोक्सिलिक है वो क्या है? एसिड है। सही है। नाउ आगे इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया है, जैसा कि आप नोट्स में देख सकते हो। तो इसके स्ट्रक्चर की मदद से याद रखना काफी आसान होता है। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा है स्टूडेंट, व्हाई आर मोनोसेक्राइड क्लासिफाइड, या हाउ आर मोनोसेक्राइड क्लासिफाइड, कि मोनोसेक्राइड को किस तरह क्लासिफाइड किया गया है, किस तरह तोड़ा गया है, उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह की गई है। तो यहाँ पर एक टेबल बनी है, नंबर ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ शुगर, एल्डोज, कीटोन्स और फॉर्मूला, यानी आपको नंबर ऑफ कार्बन बताए गए और टाइप ऑफ शुगर। तो याद रखिएगा कि अमीनो एसिड जो हमारे पास बेसिकली मोनोसेक्राइड होता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर है, इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है दो तरीके से हो सकती है। एक नंबर ऑफ कार्बन्स को देखते हुए, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन्स को देखते हुए आप क्या बताओगे? टाइप्स ऑफ शुगर को बताओगे कि ये किस किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, किस किस्म का शुगर है। सही है। तो सबसे पहला हमारे पास है 3 नंबर ऑफ कार्बन, यानी जब किसी कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन हो तो वो हमारे पास कहलाता है ट्राइओस। ठीक है। नाउ जब किसी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में 4 कार्बन हो तो वो कहलाता है ट्राइओस अगेन। नाउ जब किसी में 5 होता है दैट इज पेंटोस, 6 होता है हेक्सोस और 7 होता है तो हेप्टोस। ठीक है। आगे उसका एल्डोस, कीटोन्स और फॉर्मूला भी लिखा है। ठीक है, जैसे C3H6O3, सही है, C6H8O6। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला है जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर। तो अगर आपसे वन वर्ड भी पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट को किस तरह क्लासिफाइड किया गया है, तो नंबर ऑफ कार्बन्स को देखते हुए कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया जाता है। वेरी सिंपल। सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, इन लिस्ट बायो एलिमेंट्स मेक 98% ऑफ द लिविंग सिस्टम। आपने उन तमाम बायो एलिमेंट्स के नाम लिखना है जो कि 98% लिविंग सिस्टम को बनाते हैं, यानी बायो मॉलिक्यूल्स के नाम लिखना है। तो 6 elements that share 98% of mass of living organism are
टोटल जो हमारे पास 6 बायो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि 98% ऑफ लिविंग मास शेयर कर रहे हैं, जो असेंशियल मॉलिक्यूल बायो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो उसमें हमारे पास एक है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फॉस्फोरस। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स के नाम। ठीक है, तो जो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल कह लें या बायो एलिमेंट्स कह लें, वो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और एक और क्या होता है हमारे पास? कार्बन। ठीक है, तो ये टोटल 6 हमारे पास बायो एलिमेंट बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 98% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम को बना रहे होते हैं। सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। लिखा है व्हाई डू फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। नाउ क्यों हमारे पास जो फैट है वो ज्यादा एनर्जी फराहम करती है बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट के? तो लिखा है फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट बिकॉज फैट इज द क्लास ऑफ लिपिड्स एंड लिपिड्स हैव हाई पोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब चूंकि हमारे पास जो फैट है वो लिपिड की क्लास है और लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसपे कार्बन और हाइड्रोजन का ज्यादा पोर्शन होता है। नाउ विच स्टोर द हाई एनर्जी, वो ज्यादा एनर्जी को स्टोर करता है ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द कार्बन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड। अदर हैंड अगर हम देखें जो कार्बोहाइड्रेट है उसके पास कार्बन और ऑक्सीजन का जो हमारे पास बॉन्ड है वो ज्यादा होता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन का। नाउ बिकॉज ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सो दे डू नॉट स्टोर एज मच एनर्जी इन देयर बॉन्ड। तो ये ज्यादा एनर्जी नहीं स्टोर कर पाते अपने बॉन्ड में। तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया था कि फैट ज्यादा जो है वो एनर्जी फराहम करता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो इसका क्या रीजन है? तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्ड होती है और जो हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट फैट है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है, इसी वजह कर जो फैट है उसमें ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है हमारे पास हाउ मेनी स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप शामिल होते हैं? तो लिखा है न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड है क्या? एक मोनोमर है। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड को बनाता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है और न्यूक्लियोटाइड क्या है स्टूडेंट? मोनोमर है। ठीक है, ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज फ्रॉम शुगर बेस्ड वेरा नाइट्रोजन बेस। अब ये एक शुगर है जिसके अंदर कुछ हमारे पास नाइट्रोजन बेस मॉलिक्यूल अटैच होते हैं एट द फर्स्ट कार्बन एंड फॉस्फेट इज अटैच एट द 5th कार्बन और फॉस्फेट का अटैच होता है उसके 5वें कार्बन में। नाउ पेंटोज शुगर इज शोन बिलो। पेंटोज शुगर को हम उसके निचले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। आगे लिखा है द न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर फॉस्फेट ग्रुप ना हो तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ठीक है, नाउ द डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए मिलके 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, विच आर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेस, जो कि किसके ऊपर बेस करता है? नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर। जैसे कि देयर आर 2 ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेस, प्योरीन और पायरामिड। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या टाइप होते हैं नाइट्रोजन बेस की? एडोनिन, गवानीन। ठीक है, और इसके अलावा जो मजीद 3 है दैट इज साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। तो ये स्ट्रक्चर मिलके न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होगा उसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे और उसमें जब फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड में आरएनए और डीएनए के कुछ नाइट्रोजस बेस भी शामिल होते हैं। जैसे अगर आरएनए की बात करें तो उसमें यूरासिल होता है थायमिन की जगह और डीएनए में थायमिन होता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसोरोल और अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड इथाइल ग्लाइसरोल। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ग्लाइसरोल के दरमियान क्या फर्क है, तो आपको कुछ शॉर्ट डिफरेंसेस बताने। तो सबसे पहले लिखा है सैचुरेटेड इथाइल ग्लाइसरोल, दीज एसिड्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चेन ऑफ कार्बन एटम। इनकी जो चेन होती है, स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, वो सिंगल होती है, ठीक है। एंड देयर इज नो डबल बॉन्ड, और इनके दरमियान में कोई डबल बॉन्ड नहीं होती, सिंगल होती है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि दीज आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम एंड हैव वन और मोर डबल बॉन्ड, और इसमें एक से दो डबल बॉन्ड भी देखने को मिलती है। नाउ एट रूम टेम्परेचर दे आर सॉलिड। इथाइल ग्लाइसरोल जो सैचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जबकि ये जो हमारे पास अनसैचुरेटेड है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। इसके अलावा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज रिलेटिवली हायर। रिलेटिवली इसका जो सैचुरेटेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होता है, यानी मेल्ट होने में टाइम लगाता है, रूम टेम्परेचर में भी इसलिए सॉलिड है। नाउ अगर बात करें हम अनसैचुरेटेड की, तो ये मेल्टिंग पॉइंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बनिस्बत लोअर होता है। नाउ दे आर सॉल्युबल इन विटामिन, दे आर इनसॉल्युबल इन विटामिन। सैचुरेटेड सॉल्युबल होते हैं विटामिन में, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड एनिमल फैट, ये हमारे पास एग्जांपल है सैचुरेटेड की। और जो सनफ्लावर ऑयल है, वॉलनट है, प्लांट ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, इसके अलावा फिश ऑयल है, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड की टाइप है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे हमारे पास तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई चीज ना समझ आई हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। अब हम पढ़ते हैं अपने डिटेल क्वेश्चंस की तरफ। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर के डिटेल क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे पास जो डिटेल क्वेश्चन आंसर है, या आप कह लो जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर आपकी बुक से ही पेपर में लिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर याद कर लो तो आप अच्छे खासे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, सही है स्टूडेंट। तो अब हम वन बाय वन अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन। तो ये तमाम हमारे पास पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट है। नाउ अब इसकी प्रॉपर्टीज को आपने बताना है। सो सबसे पहला हमारे पास जो हेडिंग है दैट इज स्टार्च। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट रिसेसिव फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट। स्टार्च एक मोस्ट अबंडेंट और क्या करता है, ये फूड रिसीवर यानी फूड को लेता है, ठीक है। फाउंड इन सीरियल, ल्यूमेंस, ट्यूबर्स, अदर वेजिटेबल्स, ये डिफरेंट सब्जियों में और दालों में पाया जाता है। इट मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जॉइंड टुगेदर इन स्ट्रेट चेन। जब ये डिफरेंट जो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज इससे मिलता है तो एक स्ट्रेट चेन बनाता है, ठीक है। डिफरेंट क्या करता है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बनाता है। नाउ दैट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड अ ब्रांच चेन व्हिच इज इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। जो सिंगल चेन होती है वो सॉल्युबल होती है हॉट वाटर में, और जो ब्रांच चेन होती है चेन, ठीक है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर में होती है वो हॉट और कोल्ड वाटर दोनों में इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। नाउ आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट ग्लाइकोजन की, तो लिखा है इट इज आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन बेसिकली ग्लूकोज का पॉलीमर है। इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज स्टार्च बट फाइंड इन एनिमल। स्टार्च के ही तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता। नाउ देयरफॉर इट इज कॉमनली कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसलिए इसको ग्लाइकोजन को हम कॉमनली एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, यानी एनिमल्स का ह्यूमन बॉडी का जो स्टार्च है वो ग्लाइकोजन है, ठीक है। नाउ इसके अलावा लिखा है इट इज मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, अबंडेंटली फाउंड इन द लीवर एंड मसल्स। ये फंजाई बैक्टीरिया में पाया जाता है और साथ ही कहाँ पे, लीवर में पाया जाता है और मसल्स में पाया जाता है। Cellulose, it is also a polymer of glucose, the most abundant carbohydrate found in nature. ग्लूकोज जो है मोस्ट अबंडेंट है, जो कि ज्यादातर कहाँ पे पाया जाएगा, प्लांट में, क्योंकि सेल वॉल सेल्यूलोज से ही मिलके बना होता है। आगे लिखा है इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टेड नहीं होता सेल्यूलोज। इन सेल्यूलोज द ग्लूकोज यूनिट आर जॉइंड इन स्ट्रेट चेन्स एंड नो ब्रांच चेन प्रेजेंट।
ग्लूकोज के साथ मिलके ये सीधी चेन बनाएगा, ब्रांच चेन मौजूद नहीं होती। काइटिन क्या है? एक लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन, हमारे पास ग्लाइसोअमाइन है का एक डेरिवेटिव है जो कि क्या करता है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, और ये स्ट्रक्चर बनाता है एक सिमिलर सेल्यूलोज की तरह। काइटिन सेल्यूलोज की तरह ही स्ट्रक्चर बनाएगा, और साथ ही ये क्या करता है, बेसिकली फंक्शनली इट इज कंपेरेबल टू कैरेटिन प्रोटीन। कैरेटिन प्रोटीन के कंपेरेबल होता है फंक्शन में। काइटिन इज मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड का मॉडिफाइड आप कह लो स्ट्रक्चर है जो कि कंटेन करता है किसको, नाइट्रोजन को, विच अलाउ फॉर इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन। हमारे पास जो पॉलीमर है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काइटिन मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये काइटिन के, स्टार्च के, सेल्यूलोज के, ग्लाइकोजन के प्रॉपर्टीज हैं और स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हमसे सवाल में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें किसके बारे में पूछा गया था? वेरी फर्स्ट पूछा गया था स्टार्च, इसके अलावा सेल्यूलोज, इसके साथ ही हमारे पास है काइटिन एंड ग्लाइकोजन। इसकी हमसे प्रॉपर्टीज पूछी गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लिखा है व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोसेकेराइड एटीपी एंड अ डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, क्या है न्यूक्लिक एसिड? आपने मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को बताना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, सो द वेरी फर्स्ट जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, फ्रेड रिच मेंशन अ स्विस फिजिशियन आइसोलेटेड अ न्यू कंपाउंड। अब जो हमारे पास स्विस के फिजिशियन थे उन्होंने वेरी फर्स्ट आइसोलेट किया था किसको, एक कंपाउंड को, द न्यूक्लिक एसिड ऑफ पस सेल। अब ये न्यूक्लियस पस सेल से, न्यूक्लियस के पस सेल से पाया गया था न्यूक्लिक एसिड विच वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल, जो कि बाकी बायोमोल के बनिस्बत बहुत ही डिफरेंट था। यानी उन साइंटिस्ट को क्या मिला, बेसिकली स्टूडेंट, उन साइंटिस्ट को न्यूक्लियस के सेल से एक पस सेल मिला, और वो पस सेल कैसा था, बाकी बायोमोलिक्यूल के बनिस्बत बहुत डिफरेंट था, ठीक है। सो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने बेसिकली ऑब्जर्व किया, पहले तो उसका नाम रखा गया दैट इज न्यूक्लिन। सो जो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का नाम रखा गया दैट इज न्यूक्लिन। इट वॉज फाउंड द न्यूक्लिक हैड एसिडिक प्रॉपर्टीज, चूंकि उसमें आगे मजीद चूंकि प्रॉपर्टीज पाई गई थी एसिडिक की, यानी उसमें उस फर्स्ट सेल में क्या था, एसिडिक प्रॉपर्टीज पाई गई थी, इसलिए फर्दर लेटर ऑन उसका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा था, ये पॉलीमर था किसका, 5 शुगर का, जो कि एक कंपाउंड न्यूक्लियोटाइड होता है। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलके क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली एक पॉलीमर है जो कि न्यूक्लियोटाइड मोनोमर से मिलके बना है, और न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 5 शुगर कार्बन है। आगे लिखा है स्टूडेंट, These are present in all living organism from virus to man। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मौजूद होता है। There are 2 kind of nucleic acid, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है यानी आरएनए। तो डीएनए और आरएनए ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड की टाइप है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड की और डाइन्यूक्लियोटाइड की। सो आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड का। सो जनरली जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तरह होते हैं, लेकिन समटाइम अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड आल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली। लेकिन एक सिंगल अलग न्यूक्लियोटाइड अपने ही तौर से, अपने तरीके से अलग वर्क परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है, सही है। नाउ आगे लिखा है मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दिस इज मोनोन्यूक्लियोटाइड हैव एन एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप। मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है एज एडीपी एडोनिसिन फॉस्फेट और एटीपी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी वर्क एज अ एनर्जी स्टोरिंग, जो कि क्या करती है, कैरी करती है एनर्जी को और प्रोवाइड करती है मॉलिक्यूल को टू मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो जो अक्सर आप नाम लेते हो एटीपी का, एडीपी का, यानी
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये हमारे पास एनर्जी मॉलिक्यूल है। और ये एनर्जी मॉलिक्यूल किसके पास होता है? ये बेसिकली मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास होता है। ये एनर्जी मॉलिक्यूल कब इस्तेमाल होता है? जब बॉडी को कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करने होते हैं, तब ये बेसिकली मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टूडेंट ना, आगे क्या लिखा है देखते हैं। आगे लिखा है स्टूडेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ, जो हमारे पास सेल डिवीजन हो गया, मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ईटीसी। तो इसमें हमारे पास अप्रॉक्स एटीपी और एडीपी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल और 31.81 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी एटीपी और एडीपी की होती है। ठीक है स्टूडेंट ना, डाई न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें, सम टाइम टू मॉलिक्यूल आर कोवेलेंटली बॉन्ड। अब ये कोवेलेंटली जब बॉन्ड बनाएगा दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, ठीक है, टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाएगा जिसे हम डाई न्यूक्लियोटाइड करेंगे। मोनोन्यूक्लियोटाइड एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जब स्पेसिफिकली अलग से काम कर रहा है, सही है, एटीपी बना रहा है, एडीपी बना रहा है, जो कि बाकी मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब दो मोनो जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे, कोवेलेंटली बॉन्ड बनाएंगे, तो उसे हम डाई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो जब वो डाई न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे तो हम उसको उसमें कंसीडर करेंगे, यानी एक या एक से ज्यादा मोनोन्यूक्लियोटाइड। सही है, आगे लिखा है वन ऑफ द वेल नोन डाइन्यूक्लियोटाइड इज NAD। ठीक है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD जो है वो एक कॉमन डाइन्यूक्लियोटाइड है जिसका नाम आप अक्सर सुनते हो। आगे लिखा है विटामिन निकोटीन इज अटैच्ड विद दीज टू न्यूक्लियोटाइड इन NAD, इट वर्क एज अ कोएंजाइम और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में अक्सर हम कोएंजाइम का नाम सुनते हैं, तो वहां पे NAD ही इस्तेमाल होता है, जो कि एक डाई न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें हमने डिटेल में किसको डिस्कस किया? न्यूक्लिक एसिड को। सही है, इसमें हमने न्यूक्लिक एसिड को और साथ ही स्ट्रक्चर डिस्कस किया किसका? हमने मोनोन्यूक्लियोटाइड को, डाइन्यूक्लियोटाइड को। सो न्यूक्लिक एसिड एक बायोमॉलिक्यूल ही है जो कि एक स्विस के फिजिशियन ने ऑब्जर्व किया था, आइसोलेट किया था, जब वो न्यूक्लियस को ही डिस्कस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो न्यूक्लियस में उन्होंने एक पस सेल को ऑब्जर्व किया जो कि बाकी बायोमॉलिक्यूल के बनिस्बत बहुत मुनफरिद, बहुत अलग था। तो उन्होंने जब डीप रिसर्च की उसके ऊपर, तो पता चला कि ये भी एक इंडिविजुअल अलग से क्या है, एक बायोमॉलिक्यूल है। तो उसका नाम रखा गया उसके प्रॉपर्टी को देखते हुए। पहले उसका नाम न्यूक्लियाई रखा गया, क्योंकि चूंकि वो न्यूक्लियस का पस सेल था, तो न्यूक्लियस से मिलता जुलता नाम रखा गया। आगे जब पता चला कि उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज है, तो उसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। न्यूक्लिक एसिड में हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं न्यूक्लियोटाइड के। समटाइम न्यूक्लियोटाइड जब अलग से फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज मोनोन्यूक्लियोटाइड। लेकिन समटाइम जब दो से ज्यादा मोनोन्यूक्लियोटाइड आपस में कोवेलेंटली बॉन्ड बना के फंक्शन करते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसमें कॉमनली देखा जाता है NAD को। ठीक है स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज अमीनो एसिड, एक्सप्लेन पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन। अमीनो एसिड क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझ रहे हैं हम, जिसमें आपसे अमीनो एसिड पूछा गया है डिटेल में। सही है, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड जो है, इसका आपको पेप्टाइड लिंकेज भी बताना है। वेरी फर्स्ट अमीनो एसिड होता क्या है? वन ऑफ द अमीनो एसिड give a carboxylic group to the reaction and lose a hydrogen group, oxygen and oxygen. The other amino acid loses hydrogen and the NH2 group. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि अमीनो एसिड है क्या। सो बेसिकली वेरी फर्स्ट ये एक मोनोमर है जो कि प्रोटीन पॉलीमर को बनाएगा। अब इसमें हमें दो ग्रुप देखने को मिलते हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलता है। आगे लिखा है अदर अमीनो एसिड जो कि हाइड्रोजन को लूज कर देते हैं। सही है, वो हमारे पास होता है NH2 ग्रुप, और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि सब्स्टिट्यूट होता है नाइट्रोजन का। सही है, और यही क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड को बनाता है। यानी जब अमीनो एसिड के आप स्ट्रक्चर को देखोगे ना, उसमें से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा, नाइट्रोजन होगा, और फिर वो क्या करेगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी दूसरा अमीनो एसिड उसके साथ लगता जाएगा।
तो ये एक पूरी चेन बनेगी। तो दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, जो कि अमाइनो एसिड बनाएगा प्रोटीन बनाते वक्त, उसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह होती है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, तो लिखा है अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यानी जब डिहाइड्रेशन होगी, क्योंकि वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, सो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस और रिएक्शन एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आपने कंडेंसेशन का नाम सुना होगा, यानी जब वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिप्लेस होंगे, निकलेंगे, ठीक है ना। आगे लिखा है यूजुअली अकर बिटवीन अमाइनो एसिड, द टू अमाइनो एसिड बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। आगे लिखा है स्टूडेंट, नाउ द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ड्यूरिंग द रिएक्शन वन ऑफ द amino acid give a carboxyl group to the reaction and produces a hydroxyl group, hydrogen and oxygen। तो जब बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड होगा तो हाइड्रोक्सिल यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लूज कर देगा, तभी इसको हम डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन कह रहे हैं। नाउ आगे क्या लिखा है स्टूडेंट, द अदर अमाइनो एसिड लूजेस हाइड्रोजन, और एक क्या करेगा, हाइड्रोजन को लूज करेगा, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूट बाय नाइट्रोजन, और इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी। नाउ दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड refer to substitute amino linkage, the amino acid are covalently bonded to other। एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड बनाए हुए। जब पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एक अमीनो एसिड के साथ दूसरा अमीनो एसिड अटैच होगा, जुड़ेगा, तो उसको जुड़ने के लिए पहले क्या करना होगा, अपने स्ट्रक्चर को तोड़ना होगा, तभी तो वो दूसरे के साथ जुड़ सकेगा। तो अपने स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए बेसिकली वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालता है, इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं और कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये काम क्यों हो रहा है, ये काम इसलिए हो रहा है ताकि एक अमीनो एसिड के साथ दूसरा अमीनो एसिड जुड़ सके और ताकि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सके, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन। अब सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन बतानी है प्रोटीन की और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से उसकी क्लास बतानी है, यानी किस तरह वो डिवाइड हुआ है। सो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की, तो लिखा है प्रोटीन कैन बी क्लासिफाई इन मेनी वेज। प्रोटीन को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। या तो आप उसके स्ट्रक्चर के बेस लिहाज के ऊपर उसको क्लासिफाई कर लो, या प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिहाज के ऊपर उसको क्लासिफाई कर लो, ठीक है, स्ट्रक्चर के या फंक्शन के। आगे लिखा है प्रोटीन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ शेप इन द फॉलोइंग ग्रुप। कुछ ग्रुप में प्रोटीन को उसके शेप के लिहाज से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो दो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, एक है फाइबरस प्रोटीन और एक है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइबरस प्रोटीन ये एक लॉन्ग फाइबर प्रोटीन होती है जो कि सेकेंडरी प्रोटीन चेन से मिलकर बनी होती है। विद द अदर दे कंसिस्ट ऑफ मोर पॉलीपेप्टाइड, इसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इन द फिब्रिल द प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, फाइबरस प्रोटीन जो होता है याद रखिएगा ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। आगे लिखा है हमारे पास स्टूडेंट नॉन क्रिस्टलाइन और इलास्टिक इन नेचर। ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है और इलास्टिक होता है नेचर में। इसके साथ ही दे फॉर्म स्ट्रक्चर रोल इन सेल एंड ऑर्गेन्जा। ये अपने बेसिकली इनका स्ट्रक्चरल रोल होता है सेल में और ऑर्गेनिज्म में। तो ऑर्गेनिज्म और सेल के अंदर डिफरेंट रोल प्ले कर रहा होता है फाइबरस प्रोटीन। आगे लिखा है जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है ये स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, साथ ही 3 डायमेंशनल फोल्ड होते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन होते हैं। दिस आर टर्शियरी और क्वाटरनरी इन स्ट्रक्चर, दे आर सॉल्युबल इन सॉल्ट और बेस, एसिड और बेस, कंटेनिंग एक्वस मीडियम और अल्कोहल। एक्वस मीडियम अल्कोहल में, सॉल्ट में, एसिड बेस में ये सॉल्युबल होते हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज होते हैं। दे प्रोटीन वर्क एज एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में, हार्मोन्स में,
एंजाइम में और एंटीबॉडीज में ये प्रोटीन वर्क कर रहे होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास कुछ प्रोटीन है जैसे एमाइनोलेट, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक्टिन है, फेब्रिन है, ये सारे हमारे पास ग्लाइकोजन है। ये सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिहाज से। फंक्शन के लिहाज से बात करें तो हमारे पास इनके डिफरेंट तरीके के फंक्शंस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किसको डिस्कस किया, याद रखिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे प्रोटीन को डिस्कस किया, ठीक है। तो प्रोटीन जो होते हैं स्टूडेंट, वो दो तरीके से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर भी और अपने फंक्शन की बेस के ऊपर भी। समटाइम कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो अपने शेप के लिहाज से भी क्लासिफाई होते हैं, लेकिन ये रेयर केस है, यानी समटाइम। ज्यादातर ये या तो स्ट्रक्चर के ऊपर या तो फंक्शंस के ऊपर क्लासिफाइड होंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, लिखा है व्हाट आर लिपिड, एक्सप्लेन इथाइल ग्लाइकोल एंड वैक्सेस। लिपिड क्या है, इथाइल ग्लाइकोल और वैक्स को डिफाइन करना है। लिपिड की बात करें तो लिपिड्स आर द इंपॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। लिपिड एक बहुत इंपॉर्टेंट और डाइवर्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, यानी ज्यादातर पाया जाने वाला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। आगे लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी में भी होता है, प्लांट की बॉडी में भी लिपिड होता है। इसके अलावा द टर्म लिपिड वाज प्रपोज्ड बाय बोलोर इन 1943। लिपिड को पहली दफा जो नाम दिया गया वो 1943 में साइंटिस्ट ने दिया। इसके अलावा फॉर दोज मॉलिक्यूल विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर एंड अल्कोहल। अब हमारे पास ईथर और अल्कोहल है, ये बेसिकली वो मॉलिक्यूल है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में बट सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सही। दिस कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाइक कार्बोहाइड्रेट बट कंटेन अ मच लेसर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। लिपिड का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो कार्बोहाइड्रेट से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे लेसर रेशियो है ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट के बनिस्बत। कार्बोहाइड्रेट में आपको बेसिकली किसको देखने को ज्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू लिपिड। तो दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ज्यादातर सिमिलर है, बस फर्क ये है कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन का रेशियो ज्यादा होता है, लिपिड में लेसर होता है, कम होता है। आगे लिखा है इसमें बट कंटेन अ मच लेसर रेशियो ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट। String is a fat due to high quality of carbon and hydrogen. They contain almost double of the amount of energy than carbohydrate. लेकिन जो फैट और लिपिड की जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट की बनिस्बत ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इथाइल ग्लाइसरोल यानी फैट और ऑयल की। दे आर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसरोल एंड द 3 फैटी एसिड कॉमनली कॉल्ड फैट एंड ऑयल। इथाइल ग्लाइसरोल को कॉमनली हम फैट और ऑयल कहते हैं। तो फैट और ऑयल ये दोनों क्लास हो गई लिपिड की, सही है। आगे क्या लिखा है, दे कैन बी डिफाइंड एज द ईस्टर ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल का ईस्टर है, नाम यानी मोनोमर है। आगे लिखा है बॉन्ड और लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड बाय रिमूविंग वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। तो जब इसे बनाया जाएगा तो इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन, सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें वाटर को रिमूव किया जा रहा है और आपस में ये दोनों क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो ईस्टर बॉन्ड है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन। आगे लिखा है स्टूडेंट फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड नॉन ऑर्गेनिक एसिड। यूजुअली जो हमारे पास लॉन्ग होता है स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन होती है, वो किसकी होती है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की, सही है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे लिखा है स्टूडेंट वैक्सेस। वैक्सेस क्या होता है, वैक्सेस आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन। वैक्सेस क्या है, ईस्टर है, मोनोमर है किसके, लॉन्ग चेन के, ऑफ अल्कोहल, मोनो अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का और मोनो अल्कोहल का लॉन्ग चेन है वैक्सेस। आगे लिखा है दीज आर सिंपल लिपिड। ये बहुत ही सादा और सिंपल लिपिड होते हैं जो कि क्या करते हैं, फाउंड करते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ स्टेम। तो जैसे कि आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स के ऊपर
और कुछ स्टेम यानी प्लांट की तना के ऊपर सॉफ्ट सी और बिल्कुल शाइनी सी आपको एक कवरिंग देखने को मिलेगी, उसी को हम वैक्सेस कहते हैं। ठीक है ना। वैक्सेस बेसिकली जो है ना वो नेचुरल भी होते हैं और समटाइम आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है, सही है, लैबोरेटरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है एक्सप्लेन टर्पोनॉइड एंड देयर टाइप्स। टर्पोनॉइड्स और देयर टाइप्स, टर्पोनॉइड्स क्या है और उनकी टाइप क्या क्या है। तो टर्पोनॉइड्स आल्सो नोन एज आइसोप्रोनाइड यूनिट, टर्पोनॉइड को हम आइसोप्रोनाइड यूनिट भी कहते हैं। लार्ज एंड डाइवर्स क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल, एक ये ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि लार्ज स्केल में होते हैं। साथ ही 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड से बना है, जिसे हम पॉलीमर टर्पिन्स भी कहते हैं, जैसे स्टीरॉइड, कार्टोनॉइड्स, पॉलिस्टर और इसके अलावा मजीद। अब ये बेसिकली टर्पोनॉइड डिफरेंट तरीके से पाए जाते हैं, कुछ परफ्यूम में पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास डिफरेंट डाइज और कलर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्टीरॉइड की, इट इज अ टाइप ऑफ टर्पोनॉइड। टर्पोनॉइड्स की टाइप है विच फॉर्म इन स्टीरॉइड न्यूक्लियस made up of isopronide unit containing 17 carbon atom arranged in 4 attached ring. 3 of them are hydroxyl and 1 is pentagonal in shape. अब इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि इसमें टोटल 17 कार्बन एटम होते हैं जो कि 3 रिंग के स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसमें से 4 हमारे पास कैसे होते हैं, बेसिकली 4 जो होते हैं स्टूडेंट वो इसके 3 जो होते हैं वो हाइगोनल होते हैं और एक इसमें पेंटागोनल होता है। इसके अलावा जो रेडिकल होता है वो साथ ही अटैच होता है, सही है। साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो ये किसमें पाया जाता है, ये हमारे पास डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीजों में पाया जाता है अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से। कार्टेनॉइड क्या है, ये हमारे पास पिगमेंट्स हैं, कलर्स हैं डिफरेंट, जो कि पाए जाते हैं प्लांट में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट जो आपको इतना कलरफुल नजर आता है वो इसी पिगमेंट्स की वजह से नजर आता है, बट नॉट सिंथेसाइज इन एनिमल्स। एनिमल्स में, जानदार में ये नहीं होता, वरना फिर हम सारे रंग बिरंगे नजर आते ना। तो कार्टेनॉइड्स एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, बट किस में होता, प्लांट में होता है। डिफरेंट फ्लावर्स पे आपको डिफरेंट कलर जो देखने को मिल रहे होते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। आगे लिखा है बेसिकली कि ये हमारे पास केमिकल और मेटाबॉलिक सिमिलैरिटीज रखते हैं बट डिफरेंट इन ओवरलैप इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में डिफरेंट होते हैं। नाउ अगर हम देखें तो दिस कंपाउंड आर कार्टेनॉइड पिगमेंट प्रोड्यूसिंग रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन कलर इन प्लांट। सम इंपॉर्टेंट कार्टेनॉइड इन प्लांट पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, पेंटाक्रोम। सो जो बेसिकली प्लांट का क्लोरोफिल हो गया, उसमें जो डिफरेंट कलर आते हैं वो इसी कार्टेनॉइड की मदद से आ रहे होते हैं, सही है। नाउ अब हम बात करते हैं अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर फ्रॉम बायोमॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, फॉर्म होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बनते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट ग्रुप कंबाइन केमिकली, जैसे कि ग्लाइसोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन एक्टिंग एज अ 1 यूनिट। तो जब 2 डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज और लिपिड, ये दोनों अलग अलग बायोमॉलिक्यूल है, बट जब ये आपस में मिलेंगे तो ये कहलाएंगे ग्लाइकोलिपिड। ये वर्क एक सिंपल यूनिट की तरह करेंगे, यानी अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे अपना फंक्शन। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं, जो 2 डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल से मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बने और अपने लिहाज से वो फंक्शन परफॉर्म करे, एक एज अ यूनिट काम करे, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, राइट। अच्छा आगे लिखा है जैसे कि ग्लाइकोलिपिड, जिसे हम जो है ना वो सेर्बोसाइड भी कहते हैं, सेरेब्रोसाइड, ग्लाइकोप्रोटीन, इसके अलावा लिपोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन। अब जो ग्लाइकोलिपिड है ये कॉन्जुगेटेड है किसका, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का। इसके अलावा हो गया दे आर ऑल्सो न्यूक्लियोप्रोटीन। अच्छा सेर्बोसाइड बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रोसाइड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेन का एक स्ट्रक्चर, एक हिस्सा है जहां पर एक वाइट स्ट्रक्चर है सेरेब्रम में, जहां पर ये पाया जाता है, इसलिए इसे सेरेब्रोसाइड कहा जाता है। इसके अलावा लिखा है स्टूडेंट दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है। इसके अलावा
ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये कंबाइनिंग मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट विद प्रोटीन मॉलिक्यूल. मोस्ट ऑफ द ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड इन एनिमल एंड प्लांट cell are linked covalently to protein molecules. They function as a transporting support, reporters, antibodies, antigen, blood group etc. तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चर में पाया जाता है और डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा होता है, जैसे सपोर्ट फराहम करना या प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, एंटीबॉडी को ट्रांसपोर्ट करना, इसमें मदद दे रहा होता है ना. लिपोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है लिपिड और प्रोटीन का. लिपिड और प्रोटीन मिलके जब बनेंगे तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा? लिपोप्रोटीन. आगे लिखा है दे ट्रांसपोर्ट लिपिड इन ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा में लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है. ऑल्सो अकर एज अ कंपोनेंट मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एग यॉक एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन. कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी डिफरेंट सेल्यूलर ऑर्गेनल में, जो सेल्यूलर ऑर्गेनल्स है उसमें पाया जाता है. ठीक है. इसके अलावा अगर प्लांट में देखें तो क्लोरोप्लास्ट में ज्यादातर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में. लास्ट हमारे पास है न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी न्यूक्लियस और प्रोटीन जब मिलके बनेंगे तो वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को बनाएंगे. ठीक है. नाउ इसमें प्रोटीन की कुछ बेस होती है और न्यूक्लिक एसिड होता है. They are the main component of chromatin material, chromosomes and ribosome. तो ये मेन कंपोनेंट है किसका? राइबोसोम्स का और क्रोमेटिन मटेरियल का. ठीक है. तो ये हमारे पास बेसिकली था क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अबाउट द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल और टाइप्स के ऊपर. तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होता है जब दो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो एक अपने तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट. सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए हो. अगर आपको नोट्स बाय करना है या ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले लेक्चर में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.